हेलो फ्रेंड्स, केवल्य पॉलिटी में आप सभी का स्वागत है। अब तक हम पढ़ चुके थे भारत के संवैधानिक इतिहास को, 1773 के अधिनियम को। 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, इसे हमने पढ़ा। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो दोष पाए गए थे, उनकी पूर्ति के लिए एक एक्ट लाया गया जिसे हम 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। अब ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट जो था, ये क्या था? ये एक तरीके का संशोधनात्मक एक्ट था, अमेंडिंग एक्ट था। और जो बंगाल में मतलब कि कलकत्ता के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उस सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े परिवर्तन किए गए। न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। गवर्नर जनरल था, उसे न्यायपालिका से बहुत सारे अधिकार मिल गए। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट थी, उसके बहुत सारे अधिकारों को किसे दे दिया गया? गवर्नर जनरल को दे दिया गया, और दोनों के काम अलग अलग कर दिए गए। इसका मतलब जो हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 50 के अंदर जो कार्यपालिका का न्यायपालिका का जो पृथक्करण है, उसकी थोड़ी बहुत छाप हमें कहाँ देखने को मिलती है? 1781 की एक्ट के तहत हमें मिलती है। ठीक है, तो आइए हम इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसका सबसे पहले उद्देश्य क्या था आने का? उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट के जो भी व्यवहारिक दोष थे, उन सबको दूर करना। ठीक है, अब क्या है? अब ये है कि ब्रिटिश संसद की जो प्रवर समिति थी, उसके एक अध्यक्ष थे, उनका नाम था एडमंड बर्क। ये जो एडमंड बर्क है, ये कौन है? ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉलिटिकल जो थ्योरी का हम पार्ट पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत एक रूढ़िवादी विचारक हैं। ये रूढ़िवादी विचारक बहुत सारे विचार भी प्रस्तुत करते हैं अपने, और ये उस समय कहाँ थे? ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। इन्हीं के सुझाव पर भारत में कौन सा एक्ट आता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट, जो कि 1781 में आता है। ठीक है, इसे हम किसकी संज्ञा देते हैं? इसे भी आप नोट करिएगा। हम इसे संशोधनात्मक एक्ट या अमेंडिंग एक्ट या फिर बंगाल जुडिशियल एक्ट 1781 की भी संज्ञा देते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया है। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। काफ़ी कुछ अधिकार सर्वोच्च न्यायालय से गवर्नर जनरल को दिए गए और उसकी काउंसिल को दिए गए। जैसे आज प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, उसी तरह उस समय गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल हुआ करती थी। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल हुआ करते। गवर्नर जनरल को आज का हम मुख्यमंत्री कह सकते हैं। ठीक है, और काउंसिल को हम क्या कह सकते हैं? आज की मंत्रिपरिषद कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी, उसको क्या दे दिया गया? सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे अधिकार इसे दे दिए गए। क्योंकि ये जो एक्ट लाया गया था, इस एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट था, सबसे इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य था, वो ये था कि 1773 के अधिनियम में एक कमी थी सबसे बड़ी, कि जो भी अधिनियम बनते थे, जो भी विधेयक बनते थे, जो भी विधि बनती थी, उसका पंजीयन कहाँ पर होता था? उसका पंजीयन होता था सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता था। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजीयन होता था तो काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती थी। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल कोई ढंग से निर्णय नहीं कर पाती थी। कोई भी एक्ट बनाना था तो उसके ऊपर जल्दी से विधेयक पारित हो ही नहीं पाते थे, क्योंकि उसे पंजीयन कराने में ही सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा समय नष्ट हो जाता था। इसलिए इस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने एक निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो इतने सारे अधिकार हैं, उससे हम क्या कर दें? इसको मुक्त कर देते हैं, और गवर्नर जनरल को ये अधिकार हम दे देते हैं कि अब पंजीयन कराना क्या है? अब आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब इस एक्ट के तहत क्या किया गया? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया। मतलब कि हमारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, आज का आप जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 50 है, वो यही कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। मतलब कि जो हमारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो विधि बनाने का काम करते हैं, वही काम वहाँ पर गवर्नर जनरल और काउंसिल करते थे। विधि बनाने का काम वो करते थे और सुप्रीम कोर्ट अपना न्यायिक निर्णय करती थी।
इसलिए न्यायपालिका को किससे पृथक कर दिया गया? न्यायपालिका को सुप्रीम कोर्ट से, न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। ठीक है, अर्थात जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, अब जो नियम बनाएगी उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजीकृत कराना अब क्या नहीं होगा? आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, अब इसके साथ ही क्या किया गया? इसके साथ ही प्रांतीय न्यायालयों के अंदर भी क्या किया गया? प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध भी अपील गवर्नर जनरल की परिषद के पास की जा सकती थी। इसलिए की जा सकती थी क्योंकि अब जो प्रांतीय न्यायालय भी बन चुके थे, आपको बता दिया जाए कि प्रांतीय न्यायालय जो थे वो भी 1773 के अधिनियम के तहत बन चुके थे। सबसे पहले तो बनाया गया कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर। ठीक है, कलकत्ता के अंदर भी क्या है, क्या किया गया? प्रांतीय न्यायालय बनाया गया था। उसके बाद में धीरे धीरे प्रांतों के अंदर क्या किया गया? न्यायालयों की स्थापना, छोटे छोटे इकाइयाँ उसकी स्थापित की जाने लगी। उसके बाद में क्या हुआ? जो प्रांतीय न्यायालय थे, इनके निर्णयों के विरुद्ध भी जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, काउंसिल थी, उसके पास इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। ठीक है ना। अब एक और प्रावधान इसमें किया गया। वो प्रावधान कौन सा था? 5000 पाउंड या इससे अधिक मूल्य के जो मामले थे वो सपरिषद ब्रिटिश सम्राट के पास भेजे जा सकते थे। मतलब कि यहाँ पर बात की जा रही है कि सपरिषद, हालांकि सारे निर्णय यहाँ पर किसको दे दिए गए? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दे दिए गए, परंतु अगर 5000 पाउंड से ज़्यादा के अगर कोई मामले है, ज़्यादा पैसे के अगर कोई मामले हैं, तो वो काम किसको सौंप दिया गया? सपरिषद, मतलब जो परिषद थी उसके साथ ब्रिटिश सम्राट के पास भेजे जा सकते थे। ठीक है, इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता भी क्या कर दी गई? अब समाप्त कर दी गई। ये राजस्व अधिकारिता थी, इसको भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब क्या किया जाने लगा? अब किया जाने लगा कि जो राजस्व अब लेगा वो कौन लेगा? अब हमारा जीजी क्या करेगा? जो गवर्नर जनरल था, अब ये राजस्व वही वसूल करेगा। ठीक है, अब ये राजस्व कलेक्ट करने का काम भी कौन करेगा? अब हमारा गवर्नर जनरल करेगा। ठीक है, अब इस एक्ट में 1773 के एक्ट की जो भी कठिनाइयाँ थी उनको दूर करते हुए राजस्व की समस्या का समाधान भी किया गया। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए गवर्नर जनरल ने, हमारी जो ब्रिटिश संसद थी, उसने क्या किया? राजस्व मंडलों की स्थापना भारत में की गई। कहाँ की गई ये राजस्व मंडलों की स्थापना? भारत में की गई थी। ठीक है, अब एक काम और किया गया। जितने भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश थे, विधियाँ थी, उनके संपादन में भारतीयों के सामाजिक और जो धार्मिक रीति रिवाज थे, उसकी परंपराएं थी, उनका विशेष ध्यान रखा गया। अब जब विशेष ध्यान रखा गया तो आपको पता है क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया ताकि भारतीय लोग इन विधियों को आसानी से एक्सेप्ट कर सकें, इन नियमों को आसानी से एक्सेप्ट कर सकें। इसलिए ये जो 1781 का अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें यही किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी आदेश विधियाँ थी, उनके संपादन में भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का विशेष ध्यान रखा गया और इन रीति रिवाजों का उल्लंघन न करने की बात भी की गई। ठीक है, अब जो निर्णय होगा वो भारतीयों को ध्यान में रखकर किया जाएगा, इसमें ये प्रावधान किया गया। जो भी सर्वोच्च न्यायालय में अब जो न्यायिक निर्णय होंगे उसके अंदर, जैसे हिंदू है, हिंदू क्या करेगा? हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों के अकॉर्डिंग, इनके रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग, इनकी परंपराओं के अकॉर्डिंग इनका न्यायिक निर्णय किया जाएगा। मुसलमानों का उनकी कुरान शरीफ शरीयत जो भी है उनके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा? उनका न्यायिक निर्णय किया जाएगा। ईसाइयों का बाइबल के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या किया जाएगा? हर एक संप्रदाय समुदाय का ध्यान, उनकी रीति रिवाज, उनके सामाजिक धार्मिक खान पान, इन सभी का ध्यान रखते हुए क्या किया जाएगा? न्यायिक निर्णय दिए जाएंगे। उनके सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लंघन न करने की बात किसमें की गई? इस एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। इस एक्ट के तहत एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। वो क्या? वो काम भी गवर्नर जनरल को सौंपा जाता है
और वो कार्य कौन सा होता है? वो कार्य होता है कि जो कलकत्ता में हमारी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी ना, अब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की तो स्थापना हुई थी, अब उसके भी क्या कर दिए गए, अधिकारों को लिमिटेड कर दिए गए। परंतु जो कलकत्ता की सरकार थी, अब इस कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आपको पता है ये कब मिल गए थे हमें? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा हमें कब मिले थे। याद रखना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा हमें कब मिले थे, ये मुझे ज़रूर बताना कि गवर्नर जनरल के पास कैसे चले जाते हैं, ब्रिटिश सरकार के पास, कंपनी के पास ये कब चले जाते हैं, ये मुझे आप ज़रूर बताना। ये मैं अपने पिछले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार भी किसे दे दिया गया? जो कलकत्ता की जो सरकार थी, जो हमारे गवर्नर जनरल थे, उनको ये अधिकार अब दे दिया गया। इससे पहले ये विधि बनाने का अधिकार 1726 के चार्टर एक्ट के तहत कहाँ की विधि बनाने का अधिकार दिया गया था गवर्नर को? कहाँ की? मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की, बम्बई की और मद्रास की विधि बनाने का अधिकार किसे दिया गया था? वहाँ के गवर्नर जनरलों को दिया गया था। अब ठीक है, इस प्रकार कलकत्ता की जो सरकार है उसको विधि बनाने के 2 माध्यम प्राप्त हो गए। अब वो 2 माध्यम कौन कौन से थे? वो 2 माध्यम थे, एक तो कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी थी, आपको पता है कलकत्ता प्रेसिडेंसी कब आई थी? तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के तहत हमने, पता हो तो आपको, 1773 के अधिनियम के तहत जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी, इसको भी इसमें शामिल कर दिया था और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन उन दोनों को भी कर दिया गया था। अब तो क्या किया जाएगा, जो हमारी मद्रास और कौन सी, बम्बई, अब मद्रास और बम्बई इन दोनों के लिए भी कानून कौन बनाएगा? ये कलकत्ता सरकार बनाएगी। और अब जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन जो भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा का प्रावधान किया गया है, ये जो दीवानी प्रदेश थे, दीवानी प्रदेश ही तो थे ये। हमने जब कौन सा इलाहाबाद की संधि जब पढ़ी थी, ये इलाहाबाद की संधि के तहत ही हमें ये तीनों प्रदेश मिले थे, इसलिए इन्हें दीवानी प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी दीवानी न्याय की जो शक्ति थी वो हमने मुग़ल सम्राट से प्राप्त करी थी। ठीक है, अब इन दोनों के लिए विधि बनाने का अधिकार किसे मिल गया? कलकत्ता सरकार को मिल गया। ठीक है, अब क्या है, जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके दोषों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम सबसे बड़ी बात है कि ये काम तो हुआ था, लेकिन अलग से भी एक बहुत बड़ा ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटिश संसद के अंदर काम किया गया था, उसको भी आपको ध्यान में रखना बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, और वो काम है, क्योंकि 1781 का जो एक्ट था वो तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपको ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि 1783 के अंदर भी कुछ अधिनियम लाए गए थे। 1781 के अधिनियम के तहत आपने क्या क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को कम किया गया और गवर्नर जनरल को अब क्या किया गया, कोई भी नियम, विधि नियम कुछ भी बनाते हैं अगर वो, तो उसकी पंजीयन के लिए अब उसको किसके ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और राजस्व अधिकारिता से भी सुप्रीम कोर्ट को अब क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। राजस्व कलेक्ट करने का काम उस समय तक कौन करता था? सुप्रीम कोर्ट करती थी, लेकिन अब कौन करेगा? अब गवर्नर जनरल करेगा और उसकी काउंसिल करेगी। इसके तहत हमने यहाँ पर राजस्व मंडलों की भी स्थापना की और सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ निर्देश दिए गए, आपके नियमों को वो तभी मान सकते हैं जब आप उनके सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो सब सहन कर लिया जाता है, परंतु सामाजिक और धार्मिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि उनके रीति रिवाजों पर कोई ऐसा प्रहार ना किया जाए। ठीक है, अब इसी एक्ट के तहत 1781 के एक्ट के तहत ही कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की विधि बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। इस तरह से कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए, मद्रास और बम्बई के लिए भी क्या करना पड़ेगा? अब उसे कानून बनाना पड़ेगा। और दूसरा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के भी क्या बनाने पड़ेंगे? अब विधि बनाने का अधिकार इसे मिल गया। किसे? कलकत्ता की सरकार को। ठीक है, अब क्या होगा? अब हम पढ़ते हैं डंडास अधिनियम, जो कि 1783 में लाया गया था।
किसके दोषों को दूर करने के लिए? तो ये भी रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए आता है। याद रखना 1784 तक भारत में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को ही बार बार देखा जाता है, बार बार पढ़ा जाता है, और उसी की दोषों को दूर करने के लिए बार बार 1784 तक, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट आया था, तब तक रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को ही दूर करने के लिए अधिनियम बनाए जाते हैं कि इस अधिनियम में जो जो कमियां रह गई अब हम इस अधिनियम में पूरा करेंगे। इसके तहत ही ये जो डंडास अधिनियम था ये लाया गया 1783 में, लेकिन ये भी क्या हुआ, ब्रिटिश संसद में पारित नहीं हो पाया। और एक और एक्ट 1783 में ही लाया गया था, लेकिन वो नवंबर में लाया गया था, और ये कौन लाया था? फॉक्स की सरकार लेके आई थी। याद रखना, जैसे लॉर्ड नॉर्थ थे वैसे ही फॉक्स भी थे। इन्होंने एक भारतीय विषय के ऊपर, कौन सा, जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके ऊपर क्या किया, इसकी कमियों को दूर करने के लिए ये जो डंडास अधिनियम था ये भी लेकर आए थे, परंतु इसके लिए भी भारतीय विधेयक प्रस्तुत किया। किसके लिए? रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए, कि इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये कमियां हैं, इनको दूर करना चाहिए हमें। परंतु इनके भारतीय विधेयक जो उन्होंने रखा था वो भी पारित नहीं हो सका ब्रिटिश संसद में, और न ही डंडास अधिनियम पारित हो सका। अब याद रखना, इसमें सबसे मेन बात क्या है, ऐसी क्या बात है कि इसमें नई बात क्या है ऐसी कि भाई इसको भी बुक्स में लिख दिया गया और हमारे बड़े बड़े इतिहासकार इसको भी इतना फोकस करते हैं? इसलिए किया गया क्योंकि ये पहला और अंतिम मौका था कि कोई भी विधेयक, एक ऐसा विषय जिसके ऊपर ब्रिटिश सरकार ही गिर गई। कि आपको बता दें कि इस टाइम पर 1783 के समय पर जो ब्रिटेन के अंदर जो सरकार बनी हुई थी वो गठबंधन की सरकार बनी हुई थी। अब गठबंधन की सरकार बनी हुई थी तो किस किस को मिलाकर के बनी हुई थी? एक तो फॉक्स के जो दल के व्यक्ति थे वो सारे किसके पास आ गए थे? लॉर्ड नॉर्थ के पास आ गए थे, और इन्होंने मिलकर के अपनी गठबंधन की सरकार ब्रिटेन में बनाई थी। ठीक है, अब इन्होंने जो प्रस्तुत किए थे भारतीय विधेयक पर और डंडास जो अधिनियम था वो दोनों ही ब्रिटिश संसद के लॉर्ड्स ऑफ हाउस जो था उसके अंदर पारित नहीं हो सके, और लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की जो गठबंधन की सरकार थी उसको क्या करना पड़ा? त्यागपत्र देना पड़ा। ऐसी क्या नौबत आ गई कि त्यागपत्र ही देना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी ऐसा मतलब फ्यूचर में और पास्ट में ऐसा कभी मौका ही नहीं आया था भारतीय विषय पर हमें त्यागपत्र देना पड़े। इसलिए ब्रिटिश संसद के अंदर ये सबसे ज़्यादा बुरा दिन माना जाता है कि किसी बाहरी देश की वजह से ब्रिटेन की सरकार ही गिर गई। ठीक है, तो ये पहला और अंतिम दृष्टांत था जिसमें किसी भारतीय विषय पर अंग्रेजी सरकार का पतन हो गया या फिर वो गिर गई। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और पास में मिले बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।